हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होता है, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या होता है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और उसके बाद हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा कि उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर x डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है तो x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, अगर y डायरेक्शन में है तो y में रहेगा, अगर z में है तो z में रहेगा, या फिर किसी भी एक्सिस के अलोंग अगर नेट फोर्स जीरो है तो उस एक्सिस के अलोंग जो हमारा मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में लिखी थी और इसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। तो आज भी हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेसिस पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स हम आज के लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर। और सबसे पहले मोटी मोटी बातें जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी वो ये थी कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होता है। इट इज नथिंग बट टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर हमने क्या बात पढ़ी थी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इट इज इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये बात हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इट इज इक्वल्स टू 1/2 m1v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। और अगर कोई मुझसे ये बात पूछ ले कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मैं ये बात कहूंगा कि 1/2 टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या बात पढ़ी थी कि अगर मेरे पास नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हमारे पास जो मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व रहेगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। अगर ये x डायरेक्शन में जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन। इसी तरीके से y और z के बारे में हम ये सारी बातें कर सकते हैं और सोच सकते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब एक दो न्यूमेरिकल्स जो हमने कल पढ़ा उसके बेसिस पे सॉल्व करते हैं। फिर आते हैं कंजर्वेशन ऑफ, बेसिकली मेजरली आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो इसके बेसिस पे रहेगा, लेकिन एक दो न्यूमेरिकल्स और देख लेते हैं इनके ऊपर। ओके, चलिए देखते हैं क्या न्यूमेरिकल है। आज का सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या सवाल है समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोला है, अ ट्रेन ऑफ मास m is equals to pi kilogram is moving on a circular track of radius r with a constant speed v which is equals to 2 meter per second. The length of the train is half of the perimeter of the track. The linear momentum of the train will be. तो मुझसे ये बात पूछी है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द ट्रेन क्या होगा। तो बात को समझेंगे कि मेरे पास क्या है, एक ट्रेन है और ये जो ट्रेन है इसकी जो लेंथ है ये हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ द सर्कल है और इस सर्कल की जो रेडियस मुझे गिवन में है ये कैपिटल आर गिवन में है। सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है और लेट्स से ये ट्रेन का इंजन है और ये जो ट्रेन है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है व्हाट विल बी द लीनियर मोमेंटम ऑफ द ट्रेन। अब बात समझो कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द ट्रेन जो होगा वो होगा टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां पे हमको इस ट्रेन की स्पीड गिवन में है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम किस तरीके से निकालेंगे, क्या हम निकाल सकते हैं क्या? सोचेंगे और समझेंगे फिर चीजों को सॉल्व करेंगे। लेट्स से ये जो ट्रेन है ये 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इसके पास जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा वो कितनी होगी, ओमेगा होगी v by r which is equals to 2 by r। यस और नो? तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि ये जो ट्रेन है
एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2/r रेडियन पर सेकंड से मूव कर रही है, यस और नो। अब मुझे क्या निकालना है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर आप ये गौर से देखो तो ये हमारे पास बनती है एक सेमी सर्कुलर रिंग। अगर इस ट्रेन का शेप देखो तो ये हमारे पास बनती है सेमी सर्कुलर रिंग। तो सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है 2r/π पे। तो इसकी क्या वेलोसिटी होगी, मुझे वो बात निकालनी है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर मुझे निकालना है तो क्या ये ओमेगा इंटू 2r/π हो जाएगा क्या, यस और नो? बिल्कुल हो जाएगा। ओमेगा कितना है 2r इंटू 2r/π। तो ये r से ये आ गया, इट विल बी 4/π मीटर पर सेकेंड। दिस इज माय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर मेरे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई तो क्या मैं मोमेंटम निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल मास ऑफ द ट्रेन कितना है पाई किलोग्राम और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है 4/π। तो ये पाई से ये पाई गया, मोमेंटम आ जाएगा 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू और इस फॉर्मूले से हमने ये सवाल इस तरीके से सॉल्व किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास, क्या बोला है? Two particles A and B initially at rest move towards each other under a mutual force of attraction। मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं A और B और इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया वही फोर्स इसने इसके ऊपर लगाया, मतलब म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स है। इसकी वजह से ये इस तरफ आया और ये इस तरफ आया। आगे क्या बोला है? द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास एट द इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ A इज v एंड द स्पीड ऑफ B इज 2v विल बी। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा जब A की स्पीड v है और B की स्पीड 2v है। सर हम स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेते अगर आप मुझे इसका और इसका मास दे देते तो हम आराम से चीजों को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपने तो मास ही नहीं दिया है। बेटा मैंने क्या कहा था जब सेंटर ऑफ मास स्टार्ट किया था? छोटी छोटी बातों की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि वो आपके सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर लेगा। मास नहीं दिया है, लेकिन एक बात समझो, एक बात यहाँ पे गिवन में है, that is both the particles were initially at rest। और अगर दोनों पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट होंगे तो सेंटर ऑफ मास भी हमारे पास रेस्ट पे होगा, और सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे होगा तो इन दोनों के पास जो वेलोसिटी आई वो इन दोनों के म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से आई। दीज आर द इक्वल एंड अपोजिट इंटरनल फोर्सेस। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि इस सिस्टम के ऊपर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है? इसका मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0, और इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर कांस्टेंट रहेगी तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि पहले 0 थी तो बाद में भी 0 ही रहेगी? तो ये आंसर आपका चुटकियों में आना चाहिए था सवाल को देखते हुए ही। Okay, so the correct answer of this question would be option number B, which is 0. I hope this question is clear to you. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? चलिए अब ये हमारे पास एक नए टाइप के सवाल आ गए। इसमें भी बिल्कुल बेसिक से लेके एक एक चीज हम चीजों को समझेंगे, सोचेंगे और बिल्कुल एक एक चीज को डिराइव करेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए क्या बोला है? मैन स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स अदर एंड with speed u with respect to ground find recoil velocity of plank। सवाल को समझेंगे कि मेरे पास एक कैपिटल एम मास का प्लैंक है जो कि स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, और इस मैन और इस प्लैंक के बीच में जो सरफेस है ये रफ है। अब क्या हुआ कि ये पहले इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था और ये मैन इस डायरेक्शन में मूव करने लग गया with a speed u, with a speed
u, और ये जो स्पीड दे रखी है ना, ये दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि ये जो प्लैंक होगा इसकी रिकॉइल स्पीड, रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी। तो बात को समझो कि अगेन जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल n लग रहा है। अब इसके पास ये स्पीड कहां से आई? इसके पास ये स्पीड आई क्योंकि इन दोनों के बीच में जो सरफेस है वो है रफ, तो फ्रिक्शन इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा था। पहले ये रेस्ट पे था, इसके ऊपर फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, तो इसके पास वेलोसिटी आ गई इस डायरेक्शन में which is u and this velocity is with respect to ground। अब अगर मैं इस प्लैंक की बात करूं तो प्लैंक के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, जो फ्रिक्शन मैन के ऊपर आगे लगा वही फ्रिक्शन प्लैंक के ऊपर पीछे की तरफ लगा। नीचे तो कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि वो तो सरफेस स्मूथ है। यस और नो? और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg लग रहा है, इसके ऊपर जो नॉर्मल ऊपर लगा वही नॉर्मल इसके ऊपर नीचे लगा, और नीचे वाली सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल लगा रही होगी n डैश। यस और नो? अब mg प्लस n विल बी इक्वल्स टू n डैश। वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। अब अगर आप गौर से देखो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या इस सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है क्या? कोई फोर्स नहीं लग रहा। सर ये फ्रिक्शन लग रहा है। बेटा फ्रिक्शन मैन के ऊपर लग रहा है। सर इसके ऊपर भी तो लग रहा है, प्लैंक के ऊपर, बिल्कुल प्लैंक के ऊपर भी लग रहा है, लेकिन जब आप इसको एज अ सिस्टम देखोगे तो दीज आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स व्हिच विल कैंसल ईच अदर एंड विल बी ट्रीटेड एज एन इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्सेस को हम इंक्लूड नहीं करते इन द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है, और अगर नेट फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। किसका? मैन का? नहीं नहीं, मैन पे के ऊपर तो एक फ्रिक्शन लग रहा है। इस प्लैंक का? नहीं नहीं, प्लैंक के ऊपर तो ये फ्रिक्शन लग रहा है। इस पूरे सिस्टम का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए, तो हमने क्या बात कही कि नेट फोर्स in x direction is 0, मतलब net external force in x direction is 0, so initial momentum in x direction will be equals to final momentum in x direction। initial momentum in x direction, भैया ये भी रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे था, तो initial momentum हमारे पास हो गया 0। फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में है, इसके पास मोमेंटम आया m into u, और इसके पास जो मोमेंटम आया लेफ्ट से, इसके पास जो स्पीड आई, जो वेलोसिटी आई, वो आई इस डायरेक्शन में v, तो ये आ जाएगा माइनस कैपिटल M इंटू v। तो जो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी mu डिवाइडेड बाय कैपिटल M। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब बात को समझो कि यहाँ पे ना साइन का बड़ा लफड़ा रहता है। बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या मतलब पॉजिटिव आया तो क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी? मतलब किसी भी चीज का पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि हमने जो डायरेक्शन माना वो 100% सही है। अगर ये v की वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब हमने जो सोचा, हमने जो समझा कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, वो बिल्कुल सही है। अगर ये नेगेटिव आ जाती तब मैं ये बात बोलता कि हमारा माना हुआ डायरेक्शन गलत है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अगर आपको कंफ्यूजन होता है, हमेशा पॉजिटिव मान लो, हमेशा पॉजिटिव मान लो, तो अगर नेगेटिव आ गया तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगी, है ना? तो इस तरीके से चीजों को आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अगर आप एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो, है ना? तो हो सकता है आपके पास सवाल में दे दिया जाए दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन। फाइनली आपके पास आंसर ये आ जाए और आप पॉजिटिव डायरेक्शन वाला ऑप्शन टिक करके आ जाओ, जबकि वहां पे नेगेटिव वाला ऑप्शन भी था। यस और नो? तो इसका पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि आपने जो डायरेक्शन अज्यूम किया
which is my negative direction जो आपने assume किया वो बिल्कुल सही है. So the correct answer of this question would be velocity will be minus mu divided by capital M. अगर positive और negative भी वो consider कर रहा है तो I hope there is no complication in this and कोई भी doubt नहीं है इसके अंदर. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? अब जो मेरे पास स्पीड है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, ये है विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक. प्लैंक के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड है u. तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि व्हाट विल बी द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक. तो सारी बातें वापस करने की जरूरत नहीं है कि फ्रिक्शन लग रहा होगा, x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, मोमेंटम x डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा. हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, इतनी बात हमको पता है. चलिए तो मेरे पास बात क्या निकल के आई, इसके पास वेलोसिटी है u and this velocity is with respect to Planck. Yes or no? अब ऐसे मत सोचना, मतलब टू बी ऑनेस्ट ये डाउट आता ही है बच्चों के दिमाग में कि सर पहले मैन और प्लैंक दोनों रेस्ट पे थे, तो इस u वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखो या फिर विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक लिखो, बात तो वही है. सवाल समझ में आया क्या बोला मैंने कि सर पहले ये और ये दोनों रेस्ट पे थे, अब ये जो वेलोसिटी पहले सवाल में आपने लिखी थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब आप लिख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो बात तो एक ही है, ग्राउंड भी रेस्ट पे था और ये प्लैंक भी रेस्ट पे था. तो जब भी आपके पास सवाल में ये बात लिखी हुई आ जाए विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक और ऐसा कुछ भी नहीं गिवन में है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक या फिर विद रिस्पेक्ट टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक, तो आप हमेशा इस बात को अज्यूम करते हुए चलोगे कि ये जो वेलोसिटी गिवन में है, जब ये प्लैंक चलने लग जाएगा उस वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी गिवन में है. सर क्या बोल गए? मैं ये बात बोलने लग गया कि इसकी वेलोसिटी इस तरफ आई u विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो जैसे ही ये आगे चला इस प्लैंक के पास लेट्स से वेलोसिटी आई v एंड दिस वेलोसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अब बात समझो कि मुझे ये बात दे रखी है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक है u व्हिच इज पॉजिटिव. अगर मैं इसको लिखना चाहूं वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, इट विल बी इक्वल्स टू u. तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन लिखना है तो इट विल बी u प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, और वेलोसिटी ऑफ प्लैंक क्या है? पीछे की तरफ v, तो ये कितनी हो जाएगी u माइनस v. दिस वुड बी द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना. तो जब भी आपको विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक दी जाए इसका मतलब ये हुआ कि जब वो चलने लग गया और प्लैंक भी चलने लग गया तब हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक जो वेलोसिटी आई वो आई u मीटर पर सेकंड. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. अगर उसने सवाल में बोल ही दिया है कि इनिशियल विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो चाहे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलो चाहे प्लैंक के रिस्पेक्ट में बोलो, बात एक ही है. लेकिन अगर उसने सिर्फ और सिर्फ इतनी बात लिखी है विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो उसका मतलब ये है कि जब वो चलने लग गया उसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है u. तो अगर मुझे इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखनी है तो वो आएगी u माइनस v एंड दिस वेलोसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. ओके, चलिए अब मोमेंटम कंजर्व करना है, मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं. इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम, इसके पास वेलोसिटी आई इस डायरेक्शन में m into u minus v, इसके पास वेलोसिटी आई इस डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव हो जाएगी माइनस m into v. तो ये कितना हो जाएगा m into u माइनस m प्लस कैपिटल M into v. तो अगर मुझे v निकालना है ये आ जाएगा mu डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M. सर ये तो कहीं जाना पहचाना सा लग रहा है. ये बिल्कुल उसी तरीके का हो गया कि अगर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक दे रखा है तो m इनटू डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक डिवाइडेड बाय टोटल मास. तो अगर मुझे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक दे रखी है तो इसका मतलब क्या होगा m इनटू u डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M. और ये पॉजिटिव आया, मतलब जो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्लैंक मूव कर रहा होगा.
ये चीज भी एज ए शॉर्टकट आप चीजों को सोच सकते हो, समझ सकते हो और लगा सकते हो। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या, अगेन मेरे पास उसी तरीके का सवाल है, सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोला है कि मेरे पास एक इस शेप का एक बॉक्स रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने एक हेमिस्फेरिकल ग्रूव काट रखा है, मतलब ये शेप का एक बॉक्स है और यहां से मैंने एक एम मास की बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के रिलीज किया। अब बात समझो कि ये जो सरफेस है जिसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये सरफेस मेरे पास स्मूथ है, ठीक है। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि जब ये घूमते घूमते यहाँ पे आएगा और फिर घूमते घूमते यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जब आएगा तब इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और जब घूमते घूमते यहाँ पहुंच जाएगा तब इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर आप गौर से देखो तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। कैसे नहीं लग रहा कि इसका फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg, इसका फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक कैपिटल mg और इसका फोर्स एक नॉर्मल। सर इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल लग रहा होगा बेटा वो इंटरनल फोर्स है ना, तो वो काउंट नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस सिस्टम के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम हमारे पास कंजर्व रहेगा। इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियली इस सिस्टम को रिलीज किया गया तो इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 थी, तो फाइनली भी 0 रहेगी, मतलब सेंटर ऑफ मास हमारे पास रेस्ट पे रहेगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे पास जो होगा वो कितना होगा, 0। और अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि जब हमने कल सवाल सॉल्व किए थे इसके अंदर जब ये यहां से यहां पहुंचेगा, मतलब यहां पहुंचेगा, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा r, यस और नो। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इसका आया r, और ये जो डिस्प्लेसमेंट आया दिस इज विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक और विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉक्स, यस और नो। क्यों? क्योंकि ये आगे भी जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ पे भी आएगा। विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स ये आया यहाँ पे, यस और नो। अच्छा, अगर नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझो कि जैसे ही ये नीचे आएगा ये इस बॉक्स के ऊपर इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगाएगा, जिसकी वजह से ये बॉक्स इस तरफ आएगा। तो थोड़ी देर के बाद सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगी कि ये यहां पे आ गया, यस और नो। अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखूं तो वो तो ये होगा, यस और नो। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखूं तो वो तो ये होगा, यस और नो। लेकिन मुझे साफ साफ ये बात दिखाई दे रही है कि भले ही ये इसके साथ साथ यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इस बॉल के पास डिस्प्लेसमेंट आया वो आया r, यस और नो। और अगर मुझे विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स डिस्प्लेसमेंट पता है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड वन, इसको मैं सेकंड बोल रहा हूं कैपिटल M, ये कितना हो जाएगा, माइनस इसका मास इनटू r डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M, यस और नो। ये बात हमने कल देखी थी, बिल्कुल देखी थी। लास्ट में इसी तरीके का एक सवाल भी सॉल्व किया था जहां पे L cos थीटा हमने लिखा था, एक वेज के ऊपर से एक बॉक्स को नीचे गिराया था, तो वहां पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आया था वो आया था L cos थीटा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आया r, तो माइनस एम आर डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M, और ये माइनस क्या शो कर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, यस और नो। अब जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 2r। तो सेकंड पोजीशन पे जब पहुंचेगा तो नीचे वाले ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा माइनस m इंटू 2r डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अभी इस सवाल के और भी पार्ट है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सवाल का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M एंड स्मॉल m व्हेन बॉल रीचेस पोजीशन 1।
जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगी, मतलब बॉल यहां से मूव करते करते यहाँ पे पहुंच जाएगी, तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि इसकी वेलोसिटी और इस कैपिटल एम की वेलोसिटी क्या होगी। लेट्स से इसको मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट बोला, तो लेट्स से जब ये यहाँ पे पहुंची तो इसके पास वेलोसिटी आई v1 इस तरफ और इसके पास वेलोसिटी आई v2 इस तरफ। सर इसके पास वेलोसिटी v2 क्यों आई, एक बार थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। तो बेटा इस बात को समझो, ये था हमारा ब्लॉक, जब ये इसके ऊपर मूव कर रहा है तो इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है और इसका एक कंपोनेंट है हमारे पास इस डायरेक्शन में, और ये जो कंपोनेंट है लेट्स से इसको मैंने बोला nx, इस कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये v2 वेलोसिटी आई। सर ये v1 वेलोसिटी क्यों आई? v1 वेलोसिटी इसीलिए आई क्योंकि जो n इसने इसके ऊपर लगाया वही n इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा और जिसकी वजह से इसके पास ये v1 वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सर ये हाइट की वजह से वेलोसिटी नहीं आएगी क्या? बेटा हाइट की वजह से जो वेलोसिटी आई वो तो वर्टिकल वेलोसिटी होगी ना, मैं बात कर रहा हूं x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आई वो क्यों आई। यस और नो? आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। कुछ भी होश पोश नहीं हो रहा है ना दिमाग के अंदर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अगर आपने कॉन्सेप्ट रखोगे तो कहीं भी एक भी सवाल गलत नहीं होगा जेईई मेंस में, दिस इज माय गारंटी, अगर अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखोगे। ओके चलिए, तो मोटा मोटा फंडा हमको ये बात समझ में आया कि पूरे सिस्टम के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो इनिशियल मोमेंटम तो मेरे पास 0 है और फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा? फाइनल मोमेंटम हमारे पास होगा इसकी वेलोसिटी इस तरफ तो m इंटू v1 और इसकी वेलोसिटी इस तरफ हमने मानी है तो माइनस कैपिटल M इंटू v2। यस और नो? तो ये कितना हो जाएगा m v1, इट शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू v2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब सवाल उठता है कि सर अननोन तो 2 है, इक्वेशन तो एक ही है, बाकी कैसे सॉल्व होगी, एक और इक्वेशन कहां से बन के आएगी? तो बेटा जब भी ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, स्पीड आ रही है, वेलोसिटी आ रही है, तो हमारे पास हमारा रामबाण है विच इज वर्क एनर्जी थ्योरम। और क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, और कोई फोर्स लग रहा है क्या? और आई थिंक और कोई फोर्स नहीं लग रहा। इट इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, पूरे सिस्टम के ऊपर लगा रहे हैं भैया अपन, है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी, इसके ऊपर ग्रेविटी ने कितना काम किया भैया? पहले ये यहाँ पे थी, फिर नीचे कितना आई r, तो इसके ऊपर ग्रेविटी ने काम किया mgr। इसके ऊपर ग्रेविटी ने कोई काम किया क्या? कोई काम नहीं किया। यस और नो? इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, इसके ऊपर जो नॉर्मल लग रहा है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो इसका वर्क डन हो जाएगा 0। इट शुड बी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसके पास स्पीड आई 1/2 m इंटू v1 का स्क्वायर प्लस इसके पास स्पीड आई v2 तो 1/2 कैपिटल M इंटू v2 का स्क्वायर। यस और नो? सो दिस विल बी माय फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली तो सब कुछ रेस्ट पे था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो जाएगी 0। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, क्या हम चीजों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहो तो कर लो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है इस चीज की, है ना। कैसे करोगे? इसको लिखोगे mgr, इट इज इक्वल्स टू 1/2 m इंटू v1 का स्क्वायर प्लस यहां पे क्या लिख सकते हो? m को लिख सकते हो mv1 डिवाइडेड बाय v2, 1/2 कैपिटल M को मैं क्या लिख रहा हूं, या फिर v2 को लिख लो कैपिटल M इंटू v2 को मैं लिख रहा हूं m
v1 v2 का स्क्वायर है ना, तो m स्क्वायर v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल M का स्क्वायर। तो क्या से क्या जा रहा है, देखो एक m से ये m और ये एक m गया, एक m से ये m गया, ये बचा g इंटू r, इट इज इक्वल्स टू v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस m डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैपिटल M इंटू v1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनको एलसीएम लेके इस तरफ ले जाओ, मतलब कुछ भी कर सकते हो आप। यहां से v1 का स्क्वायर जो होगा वो होगा, चलो पहले कॉमन ले लो एक बार, v1 का स्क्वायर यहां पे बचेगा 1/2 प्लस m डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैपिटल M, इट इज इक्वल्स टू g इंटू r। ठीक है, यहां पे 2 और m का एलसीएम ले लो, यहां पे m प्लस स्मॉल m इंटू g इंटू r, तो v1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √4 कैपिटल M, सॉरी 2 कैपिटल M g r, 2 कैपिटल M g इंटू r डिवाइडेड बाय m प्लस स्मॉल। और इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे, यहां पे पुट कर दोगे तो v2 की वैल्यू आ जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, बड़ी बात ये है कि ये वाली और ये वाली इक्वेशन लिखना। यहाँ पे स्मॉल m कोई ना कोई मास होगा, कोई ना कोई मास आपको गिवन में होगा, कैपिटल M भी कोई ना कोई मास गिवन में होगा, तो चीजों को सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलिए अब इसी का ही थर्ड पार्ट हम देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? थर्ड पार्ट है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन ऑन M व्हेन बॉल रीचेस पोजीशन फर्स्ट। मुझसे क्या बात पूछी है कि जब बॉल यहां पे आ जाएगी तब इसके ऊपर क्या नॉर्मल रिएक्शन लग रहा हो। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ सर्कुलर मोशन कर रहा है, और अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके पास जो स्पीड है वो है v1, और अगर स्पीड v1 है तो बाहर की तरफ लगेगा m v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg भी लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने लगा दिया है, तो नॉर्मल की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी mg प्लस m v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R। दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ नॉर्मल। ओके, नहीं ये नहीं होगी, यही तो गलती करते हो आप लोग। अब बात समझो कि ये क्यों नहीं होगी। ये इसीलिए नहीं होगी बेटा क्योंकि जब भी आप सर्कुलर मोशन के अंदर ये बात बोलते हो कि ये जो v1 है और यहाँ पे आप mg लगाते हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में m v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r लगाते हो, और ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाते हो, तो हमारे पास जो सेंटर होता है इस सर्कुलर मोशन का वो फिक्स्ड होता है, सेंटर कहीं मूव नहीं कर रहा होता। दिस सेंटर इज फिक्स्ड। बट अगर आप गौर से देखो तो ये जो नीचे वाला ब्लॉक है ये साथ साथ मूव कर रहा है, तो ये जो सेंटर है ये हमारे पास मूव कर रहा है, और अगर सेंटर मूव कर रहा है तो यहाँ पे v1 नहीं आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेंटर को फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स कैसे करोगे, इसके रिस्पेक्ट में बात कर लो। इसको फिक्स करने का तरीका मतलब इसको रोको, और रोकने का हर्जाना क्या होता है, इसकी वेलोसिटी को पलटा के दे दो, तो इसके पास वेलोसिटी आएगी v1 प्लस v2। तो यहाँ पे जो टर्म लिखने में आएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वो आएगी m v1 प्लस v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पे जो नॉर्मल लिखने में आएगा वो आएगा mg प्लस m v1 प्लस v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। दिस वुड बी द नॉर्मल। ये गलत है और ये सही है। आई होप दिस थिंग इज clear to you and this concept is clear to you. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास?
अच्छा एक और बात, इसी टाइप का, मतलब ये पूरा शेप बिल्कुल एज इट इज रहेगा। यहाँ पे वेलोसिटी पूछ लेगा आपसे। एक और सवाल बनता है जहां पे आपके पास एक सिलेंडर गिवन में होता है जिसकी रेडियस स्मॉल आर होती है, और वो सवाल जेईई मेंस में आ रखा है। तो जब हम जेईई मेंस के पीवाईक्यू करेंगे तब उस सवाल को देखेंगे। तो सर ऐसे मत बोलना कि सर एक और सवाल आता है आपने वो नहीं करवाया, सब कुछ कराया जाएगा। बस आपको पेशेंटली एक एक चीज को सुनना है और समझना है। अगर जो सवाल, जो इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे नहीं दिखे तो मतलब वो जेईई मेंस में आ रखा है, और जेईई मेंस के पीवाईक्यू में आपको वो सवाल देखने को मिल जाएगा। और ये बात याद है ना कि जेईई मेंस के जो पीवाईक्यूज है वो भी इन्हीं लेक्चर्स का पार्ट है। मैं यहाँ पे जेईई मेंस के पीवाईक्यूज नहीं करवाता हूँ, क्यों? क्योंकि उसकी एक अलग से सीरीज चल रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। एक नई कैटेगरी ऑफ सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। क्या सवाल है समझने की कोशिश करेंगे, 5-6 सवाल सॉल्व करेंगे इसके बेसिस पे, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या सवाल हमसे पूछा है, और चुटकियों में चीजों को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए सवाल को समझेंगे। सवाल क्या है, मेरे पास एक कार्ट है 10 किलोग्राम का, ट्रॉली समझ लो, कार्ट समझ लो, और ये किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। ये जो सरफेस है ये हमारे पास स्मूथ है। अच्छा, अब बात समझो कि ये सरफेस अगर स्मूथ है और ये इसका मास, इसके ऊपर एक मैन खड़ा हुआ है 20 किलोग्राम का, और ये जो ट्रॉली है, ये जो कार्ट है, इसका मास है हमारे पास 10 किलोग्राम। और अब क्या होता है कि ये जो मैन है ये यहां से कूद जाता है विद सम वेलोसिटी। अब जो सारा खेल है ना, वो वेलोसिटी किस तरीके से गिवन में है उसका है। बात समझ आई कि सारा जो खेल है वो वेलोसिटी किस तरीके से गिवन में है उसका है। मैंने क्या बोला फर्स्ट केस में, बिल्कुल बेसिक केस में, कि इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था और ये यहां से यहां कूद गया with a velocity of 6 meter per second, and this velocity is given with respect to ground। ठीक है, इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था और ये यहां से कूदा विद वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बात समझो कि जैसे ही ये कूदा होगा, इसने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया होगा, और वही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट इसके ऊपर लगा होगा, जिसकी वजह से इसके पास जो वेलोसिटी आई वो आई 6 मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगेन वही बात कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया और फिर इसने इसके ऊपर जो एक्शन रिएक्शन फोर्स लगाया वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स विल बी जीरो। इतनी बात हमको अभी तक समझ में आ गई। एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू जीरो। अब बात समझो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, तो मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा। किसका? इसका नहीं, इसका नहीं, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो 20 into 6 इट विल बी इक्वल्स टू 10 into, लेट्स से इसके पास वेलोसिटी आती है v। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इनिशियल मोमेंटम मेरे पास जीरो था, फाइनल मोमेंटम आ गया 20 into 6, और ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो नेगेटिव लूंगा, इट विल बी इक्वल्स टू 10 into v। तो v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 120 divided by 10 meter per second, which is equals to 12 meter per second। I hope this question is clear to you। Okay, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे वैरायटी लेके आते हैं सवालों में। वैल्यूज बिल्कुल सब जगह सेम ही रहेगी, बस सवाल को पूछने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अब मेरे पास क्या है कि सब कुछ पहले जैसा ही है। अब सिर्फ और सिर्फ इनिशियली इनके पास वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। इनिशियली पहले ये रेस्ट पे थे, अब इनके पास इनिशियली वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकंड, और अब ये कूद गया इस डायरेक्शन में, और क्या बोला है 6 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये कूदा 6 मीटर पर सेकंड एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है, क्या बात पूछी है कि व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट। तो अगेन वही बात, नेट फोर्स जीरो तो मोमेंटम कंजर्व। अब देखो
पहले क्या था, इनिशियल मोमेंटम 0 था, अब इनिशियल मोमेंटम कुछ है। क्यों? क्योंकि ये और ये मिलके 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे थे। तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है, 20 + 10 इनटू किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड, और फाइनल मोमेंटम कितना आ गया, 20 × 6। लेट्स से इसके पास जो वेलोसिटी है वो है v इस डायरेक्शन में, माइनस 10 × v। तो ये कितना हो जाएगा, 20 + 10 is 30 × 2 is 60, that is equals to 120 minus 10v। ये इस तरफ जाएगा तो -60 हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। और ये पॉजिटिव आई, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया है वो बिल्कुल सही है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और वैरायटी लेके आते हैं सवाल में। क्या बात है, अब क्या बोला है, अगेन ये दोनों हमारे पास रेस्ट पे है, और अब जो 6 मीटर पर सेकंड से कूदा है, दिस इज माय विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। अगेन वही बात कि अगर कुछ नहीं बोला है तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसके रिस्पेक्ट में हमको ये बात दे रखी है कि इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए तो ये कूदा इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड, एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। तो सबसे पहली बात, इसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, निकाल लेंगे। मुझे ये बात पता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट दे रखी है 6 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगी, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट, इट इज इक्वल्स टू 6। तो वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगी 6 प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। वेलोसिटी ऑफ कार्ट, लेट्स से मैं ये बात अज्यूम कर रहा हूं कि इस डायरेक्शन में है v, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो इट विल बी 6 माइनस v। दिस वुड बी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 6 माइनस v, एंड दिस विल बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, सब कुछ सही है। Velocity of man minus velocity of cart is equals to 6. Velocity of man is 6, और ये नेगेटिव बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सवाल तो पहले जैसा बन गया। पहले जैसा कैसे बन गया, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व, इनिशियली 0, फाइनली कितना हो गया, 20 × 6 माइनस v माइनस 10 × v। तो ये कितना आ जाएगा, 120 माइनस 20v माइनस 10v। तो ये आ जाएगा 30v, इट इज इक्वल्स टू 120। तो v की वैल्यू दे रखी है, v की वैल्यू हो जाएगी 120/30, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। और पॉजिटिव आया, मतलब जो हमने डायरेक्शन अज्यूम किया वो बिल्कुल सही है। तो ये इस तरफ जाएगा विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। सर ये विद रिस्पेक्ट टू कार्ट दे रखी है, तो क्या हम वो वाली चीज लगा सकते हैं क्या, माइनस एम वी डिवाइडेड बाय एफ प्लस एम? बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा के देखो। माइनस एम इंटू वी, तो माइनस 20 × 6 डिवाइडेड बाय एम प्लस कैपिटल एम विच इज 30। तो ये कितना हो जाएगा, इससे ये गया, 3 1 जा 3 2 जा, तो -4 मीटर पर सेकेंड। और माइनस क्या बता रहा है कि इस डायरेक्शन में है। इस तरीके से भी चीजों को सोचा जा सकता है और समझा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब ये बोल रखा हो विद रिस्पेक्ट टू कार्ट या फिर विद रिस्पेक्ट टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ये आप तब नहीं लगा सकते अगर आपको ये बात बोल दी जाए दिस इज विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट। फाइनल वेलोसिटी बोले या फिर विद रिस्पेक्ट टू कार्ट बोले तो m into v डिवाइडेड बाय टोटल मास, वी कैन इजीली अप्लाई दिस थिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगेन हमारे पास क्या सवाल है कि ये दोनों इनिशियली मूव कर रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, और इस बार मुझे सवाल में क्या बात दे रखी है कि ये जो कूदा है ये है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट, और ये बात मुझे सवाल में दे रखी है। अगर ये बात बोलता विद रिस्पेक्ट टू कार्ट तो हम फाइनल वेलोसिटी लेके चलते, लेकिन इसने सवाल में ही दे दिया विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट। तो मुझे सवाल में ये बात दे रखी है कि दिस इज माय 6 मीटर पर सेकंड एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट। यस और नो?
तो अब बात को समझो कि मुझे ये बात दे रखी है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट है 6 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट हो जाएगा 6। तो वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा 6 प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। वेलोसिटी ऑफ कार्ट बोले तो इनिशियल वेलोसिटी हमको दे रखी है, तो वो है पॉजिटिव इस डायरेक्शन में 2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 which is equals to 8 meter per second. This will be my velocity of man with respect to ground. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसकी स्पीड आई 8 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज माय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस और नो? अब ये सवाल पहले जैसा ही बन गया। क्या बोला है कि इनिशियली इन दोनों के पास जो वेलोसिटी थी वो थी 2 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहली बात मैं क्या करूंगा, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा 30 इंटू 2, इट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा 20 इंटू 8 माइनस लेट्स से इसके पास जो फाइनल वेलोसिटी आई वो आई v, तो माइनस 10 इंटू v। तो ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 2 इज 60, इट इज इक्वल्स टू 80 इंटू 2 इज 160 माइनस 10v। ये इस तरफ जाएगा तो माइनस 100, तो v की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हमने जो वेलोसिटी अज्यूम की वो बिल्कुल 100% सही है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो इसके पास जो स्पीड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अब देखो सवाल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस छोटी छोटी लाइनों का फर्क है। अब क्या बोला है कि 6 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट। और अगर ये बात इसको ऐसे भी बोलता कि विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, तब भी हम इसको सेम तरीके से सॉल्व करते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बोला है। हमको ये बात बोली है कि दिस इज माय 6 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट इट इज इक्वल्स टू कितनी दे रखी है 6। तो वेलोसिटी ऑफ मैन ये हो जाएगा 6 प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। वेलोसिटी ऑफ कार्ट लेट्स से इस डायरेक्शन में है v, तो ये हो जाएगा माइनस v, तो इट विल बी 6 माइनस v। दिस वुड बी द वेलोसिटी ऑफ मैन। इतनी बार कर लिया, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना। तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा 6 माइनस v एंड दिस इज माय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कैसा ना? चलिए अब मोमेंटम कंजर्व कर लो। इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 इंटू 2, इट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा 20 इंटू 6 माइनस v और माइनस 10 इंटू v। तो ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 2 इज 60, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 20v माइनस 10v। तो ये इस तरफ आएगा तो माइनस 60, इट इज इक्वल्स टू माइनस 30v। तो v की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। और ये पॉजिटिव आई, मतलब हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया है ये बिल्कुल सही है 100%। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अब क्या है, एक से बढ़ के 2 आदमी हो गए तो कौन सा बड़ी बात है हमारे लिए। चलिए सवाल को समझते हैं। क्या बोला है? इनिशियली एवरीथिंग इज दैट, इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे है, मतलब इनिशियल मोमेंटम 0। क्या बोला है? 30 किलोग्राम मैन जंप्स लेफ्ट with velocity 6 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू कार्ट। मतलब 6 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। लेट्स से ये डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन हमने माना कि ये नेगेटिव है। तो ये इस डायरेक्शन में मूव करता है विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। लेट्स से अभी ये इसके साथ ही है, तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि इस कार्ड का मास 20 प्लस 10 30 किलोग्राम है। ये कहीं मूव नहीं कर रहा, अभी सिर्फ और सिर्फ ये कूदा है। तो लेट्स से इसके कूदने के बाद इसके पास जो वेलोसिटी आई वो आई v1 इस डायरेक्शन में। और v1 हमारे पास क्या है? v1 इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ कार्ट आफ्टर
30 किलोग्राम जंप। ओके, तो इसके पास वेलोसिटी आई v1। अब इतनी बात कर ली है हमने, तो मुझे ये बात पता है कि इसके पास जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 6 माइनस v1 एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब जब ये कूद गया तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम मेरे पास है 0, फाइनल मोमेंटम है 30 इंटू 6 माइनस v1 और ये नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो ये है, प्लस इसकी वेलोसिटी आई v1 तो 10 इंटू v1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 180 प्लस 30 v1 यस और नो प्लस 10 v1, तो ये हो जाएगा 40 v1 इट इज इक्वल्स टू 180। तो v1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 180 बाय 40, इससे ये गया विच इज इक्वल्स टू 9/2 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? तो इसके पास वेलोसिटी आई 9/2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये दोनों, अच्छा आई एम सॉरी, माय मिस्टेक, ये जो हमने मास लिया वो सिर्फ और सिर्फ इसका लिया, ये भी तो इसमें इंक्लूड होगा, तो ये 30 v1 होगा। यस और नो? यहां से पूरा रफ करते हैं। अरे बेटा, इसके साथ साथ ये भी तो जा रहा है, इनिशियली बोला ना कि ये कहीं मूव नहीं कर रहा, तो इसके मास को इसमें इंक्लूड कर लो, तो ये वाला मास भी इंक्लूड होगा। तो ये कितना हो गया? ये तो हमने इसके लिए लिखा प्लस 30 इंटू v1। ओके, चलिए तो ये कितना हो जाएगा माइनस 180 प्लस 30 v1 प्लस 30 v1, तो ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 60 v1 इट इज इक्वल्स टू 180, तो v1 की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसके पास जो स्पीड आएगी वो आएगी 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये और ये मिलके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं 3 मीटर पर सेकेंड, और आगे क्या बोला है? Then 20 किलोग्राम jumps ride with velocity of 3 मीटर पर सेकेंड। अब तो ये पुराने वाला सवाल बन गया कि ये इस डायरेक्शन में मूव करता है 3 मीटर पर सेकेंड से, एंड दिस इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। तो लेट्स से जब ये जंप कर गया तो इसके पास जो फाइनल वेलोसिटी आई वो आई v2, तो इसके पास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ जाएगी 3 माइनस v2, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इनिशियली ये दोनों मूव कर रहे थे विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल मोमेंटम हम कहां लिखेंगे? चलो एक और पेज ले लेते हैं। चलिए क्या है इनिशियल मोमेंटम 10 प्लस 20 30 इंटू v1 विच इज 3, तो इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा 30 इंटू 3। फाइनल मोमेंटम आएगा 20 इंटू 3 माइनस v2, 20 इंटू 3 माइनस v2 और 10 इंटू v2 एंड इट विल बी इन नेगेटिव डायरेक्शन विच इज 10 v2, तो ये हो जाएगा 90 इट इज इक्वल्स टू 3 2 6 60 माइनस 20 v2 माइनस 10 v2, तो ये इस तरफ जाएगा तो ये बनेगा 30 माइनस 30 v2। यस और नो? तो v2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। v2 की जो वैल्यू आई वो आई माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। सब कुछ सही है ना? 3 2 6 माइनस 20 v2 माइनस 10 v2, ये इस तरफ गया 30 और ये माइनस 30, तो v2 की वैल्यू आई माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। अब देखो हमने ये बात अज्यूम की कि v2 का डायरेक्शन ये है, और अगर v2 की वैल्यू नेगेटिव आ गई इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कार्ट है फाइनली इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड।
आई होप दिस क्वेश्चन एंड दिस कंफ्यूजन ऑफ साइन कन्वेंशन इज क्लियर टू यू। और अगर आपके पास इस तरीके का कुछ भी सवाल आता है तो आप चुटकियों में कर सकते हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, a man of mass 60 किलोग्राम starts falling from building of height 80 मीटर। भैया एक बंदा है जो 80 मीटर की हाइट से गिरने लगता है। अब क्या होता है कि जैसे ही वो 20 मीटर नीचे आता है, इसको दिखता है कि यहाँ से 2 मीटर दूर एक पॉन्ड है ना, मतलब एक कुआं है, एक तालाब है, जो भी है ना, यहाँ से 2 मीटर दूर एक तालाब है। तो ये क्या करता है कि जब ये 20 मीटर नीचे आ जाता है तो इसके हाथ में एक बैग है, ये इस बैग को इस तरफ फेंक देता है, यस और नो। अब जैसे ही ये इस बैग को इस तरफ फेंकेगा तो क्या होगा, जितना फोर्स इसने बैग के ऊपर लगाया होगा उतना ही फोर्स ये बैग इसके ऊपर लगाएगा, जिसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में गिरेगा। वापस समझो कि ये गिरना स्टार्ट होता है जैसे ही 20 मीटर नीचे आता है। इसको लगता है कि इसको दिखता है कि इस तरफ एक पॉन्ड है और ये क्या करता है, इस बैग को इस तरफ फेंक देता है। उससे क्या होगा कि जितना फोर्स इसने बैग के ऊपर लगाया उतना ही फोर्स बैग इसके ऊपर लगाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और नेट मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बैग इधर गया है तो इसको इधर जाना पड़ेगा मोमेंटम को 0 करने के लिए। तो ये इस तरफ जाएगा और पॉन्ड में जाके गिर जाएगा। हमको ये बात दे रखी है, तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि इस वर्टिकल लाइन से ये जो बैग है कितनी दूर जाकर गिरेगा। देखो, एक तो तरीका है हमारा कन्वेंशनल मेथड। क्या कन्वेंशनल मेथड है, सवाल को समझेंगे कि हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि भैया ये अभी इसकी हाइट कितनी है 60 मीटर, यस और नो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसको यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा होगा वो निकाल लूंगा। निकाल सकते हैं ना, मोशन अंडर ग्रेविटी में यही बात हमने सीखी है कि क्या करूंगा, यहां से लेके यहां तक का जो टाइम होगा वो होगा रूट 2h/g, 2 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 10 माइनस यहां से लेके यहां तक का टाइम, ये हाइट है 20 मीटर, तो रूट 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 8 टू 16 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब इसको यहां से यहां आने में लगेगा 2 सेकेंड, मुझे ये बात पता है, टाइम मेरे पास 2 सेकेंड है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि इसकी जो स्पीड होगी वो होगी 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये यहां से जिस स्पीड से आएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम अ टावर, तो वो कितनी हो जाएगी ux, इट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। सर कैसे निकाला, इसका हॉरिजॉन्टल रेंज है 2 मीटर और इसको टाइम लगा 2 सेकेंड, तो 2/2 इट इज इक्वल टू ux विच इज माई 1 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि इसने इसके ऊपर बैग के ऊपर और बैग ने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया वो इक्वल एंड अपोजिट है, तो मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा तो इसका मास इनटू दिस वेलोसिटी इट इज इक्वल टू बैग का मास इनटू दिस वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसको यहां से ये कितनी दूर जाके गिरेगा ux इंटू टी। उस तरीके से हम चीजों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इतना क्यों करना, इतना क्यों करना। अब बात को समझो नजाकत के साथ कि ये नीचे आ रहा था नीचे आ रहा था नीचे आ रहा था, कि क्या इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी थी क्या, नहीं थी। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली नीचे आ रहा था। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास के पास भी कोई वेलोसिटी नहीं होगी, और सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी, और जब इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 था। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो पहले थी वो बाद में रहेगी, मतलब पहले सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0, यस और नो। और अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो इसका मास ऑफ मैन कितना दे रखा है मुझे 60 किलोग्राम, मास ऑफ मैन मुझे दे रखा है 60 किलोग्राम। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि m1 डेल्टा r1
इट शुड बी इक्वल्स टू x डायरेक्शन में प्लस m2 into डेल्टा r2 in x डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू 0. लेट्स से इसको m1 बोला तो इसका x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना 2, तो m1 कितना है 60 into 2 प्लस m2. बैग का मास मुझे गिवन में है क्या? बिल्कुल गिवन में है. कहां है बैग? आफ्टर फॉल विद 2 किलोग्राम. बैग का मास है 2 किलोग्राम प्लस 2 इंटू ये कितना जाएगा? लेट्स से x है और ये नेगेटिव x होगा. क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे. तो 60 इंटू 2 कुछ ठीक है, इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स. तो 2 से 2 गया तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 मीटर. तो ये यहां से 60 मीटर दूर जाके गिरेगा. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू एंड दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? 2 persons A and B each of mass 100 kilogram are on frictionless horizontal surface. सवाल को आराम से इत्मीनान से सुनेंगे, आसान भाषा में सवाल को समझने की कोशिश करेंगे. मेरे पास दो दोस्त है A और B और दोनों का मास बिल्कुल बराबर है. इसका मास 100 किलोग्राम और इसका भी मास मेरे पास दे रखा है 100 किलोग्राम. और A के जस्ट पास में मेरे पास क्या रखा हुआ है? एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका मास मुझे गिवन में है 50 किलोग्राम. अब क्या हुआ कि A ने देखा कि B इसकी तरफ आ रहा है विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. मतलब B के पास इस डायरेक्शन में स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड. यस और नो? तो इसको जाने क्या चुल मची, इसने क्या किया कि ये जो बॉक्स था इसको इस डायरेक्शन में पुश कर दिया और क्या बोला कि इसके पास जो स्पीड आई वो आई v. इसके पास जो स्पीड आई वो आई v. लेकिन ए ने फिजिक्स नहीं पढ़ी तो क्या होगा इसके साथ? जैसे ही इसने इसको पुश किया, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से इसके पास भी स्पीड आएगी कुछ इस डायरेक्शन में विच इज va. यस और नो? अब आगे क्या बोला है सवाल में? ये v स्पीड से आगे गया आगे गया आगे गया आगे गया और इसने इसको मतलब ये इससे टकराया. टकराने की वजह से क्या हुआ कि इसकी जो 5 मीटर पर सेकेंड थी स्पीड थी वो डिक्रीज हुई और 50 किलोग्राम की जो v स्पीड थी ये भी डिक्रीज हुई. सर दोनों कैसे डिक्रीज हुई? दोनों ऐसे डिक्रीज हुई कि ये मेरा ब्लॉक और इसके ऊपर लेट्स से ये बंदा फोर्स लगा है. अब ब्लॉक को देखो, इसके पास स्पीड है v इस डायरेक्शन में. तो क्या होगा कि ये जो बंदा है B इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा इस डायरेक्शन में जिसकी वजह से ये जो स्पीड होगी ये डिक्रीज होगी. यस और नो? अब इसकी जो स्पीड थी इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड वो भी डिक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसके पास स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड. जितना फोर्स B ने ब्लॉक के ऊपर लगाया उतना ही फोर्स ब्लॉक भी तो B के ऊपर लगाएगा. तो इसके ऊपर फोर्स लगा इस डायरेक्शन में और स्पीड और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो स्पीड डिक्रीज होगी तो इस B की स्पीड भी डिक्रीज होगी. तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि आगे क्या बोला? एंड स्लोज डाउन. B कैचेस द ब्लॉक एंड स्लोज डाउन. मतलब इसने इस ब्लॉक को कैच किया और स्लो हो गया. दोनों की एक कॉमन स्पीड हमारे पास आ गई. फाइनली इसकी स्पीड कुछ घटते घटते कुछ हो जाएगी और इसकी स्पीड भी घटते घटते कुछ हो जाएगी. दोनों के पास एक कॉमन स्पीड होगी और जो कॉमन स्पीड आई वो कुछ इस तरीके से आई कि अब क्या है कि जो A है, A के पास वेलोसिटी थी va इस डायरेक्शन में. A और इन दोनों की जो कॉमन वेलोसिटी है वो कुछ इस तरीके से है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट है. इनके बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा. तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं क्या कि फाइनली जब इसने इसको कैच कर लिया होगा और
ये जो VAI ये दोनों बराबर होगी जब इसके पास वेलोसिटी कुछ आ जाएगी, दैट वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी VA दिस शुड बी इक्वल इन ऑर्डर दैट इसके और इनके कॉम्बिनेशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, तो इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि ये V स्पीड कितनी होगी। ओके चलिए, तो सबसे पहली बात ये A, ये इसको मैं C बोल रहा हूं, इस ब्लॉक को मैं C बोल रहा हूं, ठीक है। सबसे पहली बात, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इतना ही फोर्स इसने इसके ऊपर लगाया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं है, कोई नेट फोर्स नहीं है, तो मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं। इनिशियल मोमेंटम मेरे पास आया 0, फाइनल मोमेंटम आया 50 इंटू V, और इसके पास कितना आया -100 इंटू VA, -100 इंटू VA। तो VA की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी V/2, और पॉजिटिव आई इसका मतलब हमारा जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही है। तो इसकी जो स्पीड आई वो आई V/2, ठीक है। अब ये इससे जाके टकराया, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया और इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, फाइनली ये दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लग गए। लेट्स से वो कॉमन वेलोसिटी हो गई VC, V कॉमन, यस और नो। अब दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लग गए, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं दैट कॉमन वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू दिस वेलोसिटी? क्यों? क्योंकि तभी तो इनके और इनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ये दोनों एक वेलोसिटी से ऐसे एक साथ चल रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो दिस कॉमन वेलोसिटी विल बी दिस डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड कितना होगा V/2। ओके चलिए, अब कोलिजन से पहले, या ऐसे समझो कि जब इससे ये नहीं टकराया था तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। क्यों कंजर्व रहेगा? क्योंकि हमारे पास जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन विल बी 0। तो कोलिजन से पहले मोमेंटम क्या था? इसके पास मोमेंटम था 50 इंटू V, इसके पास मोमेंटम था 100 इंटू -5। इट शुड बी इक्वल्स टू, फाइनली मोमेंटम क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस इंटू V कॉमन, और इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव आएगा, तो -50 प्लस 100 इंटू V/2। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके चलिए, तो ये कितना हो जाएगा 50V माइनस 500 इट इज इक्वल्स टू -150V/2। तो ये कितना हो जाएगा -75V, इस तरफ आएगा तो 75 प्लस 50 इज 125V, इट इज इक्वल्स टू 500। तो यहां से जो V की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके और इसके बीच में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, और फिर क्या किया, इसके और इसके बीच में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। फाइनली ये दोनों, इसने इसको कैच कर लिया और इनकी जो कॉमन वेलोसिटी थी उसको इससे इक्वेट कर दिया। इक्वेट क्यों किया? क्योंकि मुझे सवाल में ये बात बोली है, नाउ दिस सेपरेशन बिटवीन A एंड B बिकम्स कांस्टेंट, मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है तो ये V/2 से इस तरफ चल रहा है, तो ये भी इसके साथ साथ V/2 से चलेगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या बोला है? A boy of mass 60 kg is standing over a platform of mass 40 kg placed over a smooth horizontal surface। सवाल को समझेंगे। सवाल क्या दे रखा है कि मेरे पास एक स्मूथ सरफेस है और इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म है कुछ इस तरीके से, और क्या बोला है कि इस प्लेटफॉर्म का जो मास है वो है 40 किलोग्राम, और इसके ऊपर एक बॉय खड़ा हुआ है जिसका मास है 60 किलोग्राम, और इसके हाथ में एक बॉल है जिसका मास है 1 किलोग्राम। बॉय का मास कितना है? 60 किलोग्राम। अब क्या हुआ कि इसने एक बॉल फेंकी at an angle of 45 degree with the horizontal with the velocity of 10 meter per second।
अब जैसे ही इसने बॉल फेंकी, इसने इसके ऊपर और इसने इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा। अब अगर मैं ये बात देखूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या, मतलब इसने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में तो इसके ऊपर फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स से मतलब है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही इसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसने इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया, जिसकी वजह से इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी आई, और उसी वजह से इस मैन के पास भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आएगी। क्यों? क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी जीरो, और नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा कि x डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी आएगी 10 cos 45 व्हिच इज 10/√2 मीटर पर सेकंड। जैसे ही इसके पास वेलोसिटी आई, इनिशियली मोमेंटम जीरो था, तो फाइनली भी मोमेंटम जीरो करने के लिए ये मैन और ये प्लेटफॉर्म पीछे की तरफ जाएंगे विद सम वेलोसिटी v। लेट्स से इनकी जो वेलोसिटी है पीछे की तरफ वो है v। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि एफ नेट along x direction is 0, तो मोमेंटम इनिशियल along x direction it will be equals to final momentum along x direction. Initial momentum along x direction was 0. फाइनल मोमेंटम क्या हुआ? बॉल के पास मोमेंटम आया 10/√2 into 1, तो 1 into 10/√2, और इन दोनों का कंबाइंड मोमेंटम आया 60 + 40 is 100, और v ये डायरेक्शन है इसीलिए नेगेटिव ले लिया। तो यहां से 100 v की वैल्यू आई 10/√2, तो इससे ये गया तो v की वैल्यू आई 1/10√2 मीटर पर सेकेंड। अब बात समझो कि सवाल में मुझसे क्या पूछा है, ये इस स्पीड से इधर जा रहा होगा, जब ये बॉल ग्राउंड पे गिर जाएगी तब तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब इन दोनों का कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मुझसे सवाल में ये बात पूछी। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ग्राउंड पे जब गिरेगी तब तक का टाइम निकाल लेता हूं, उस टाइम को इस स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यस और नो। तो टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट इट इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। तो 2 into u कितना है 10, sin 45 is 1/√2 into 10, तो 10 से 10 गया तो ये आया √2 सेकेंड। तो ये मेरे पास निकल के आया टाइम ऑफ फ्लाइट √2 सेकेंड। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब √2 सेकेंड में ये बॉल यहां से यहां तक गिरी, इतने टाइम में ये कितना इधर जाएगा, मुझसे सवाल में ये बात पूछी है। तो ये एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो कितना जाएगा v इंटू दिस टाइम, तो v इंटू t, v की वैल्यू आएगी 1/10√2 और टाइम आया √2 से √2 गया, डिस्प्लेसमेंट आया 1/10 मीटर। कोई सेंटीमीटर में पूछ ले तो 100/10 सेंटीमीटर विच इज 10 सेंटीमीटर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास? क्या बोला है? अ मैन ऑफ मास 80 किलोग्राम इज राइडिंग ऑन अ ट्रॉली ऑफ मास 40 किलोग्राम which is rolling along a level surface at a speed of 2 मीटर पर सेकेंड। डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाने से ही हमारे पास क्लैरिटी आती है। क्या बोला है, सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि एक ट्रॉली है और इस ट्रॉली का मास है 40 किलोग्राम और ये स्मूथ सरफेस के ऊपर रखी हुई है, और इसके ऊपर एक बंदा है जिसका मास है मेरे पास 80 किलोग्राम, और ये पूरा सिस्टम इस तरफ जा रहा है विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? He jumps off the back of the trolley so that his speed relative to the ground is 1 meter per second in the direction opposite to the motion of the trolley। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये इसकी बैक पे इस तरफ कूद गया with a speed of 1 meter per second, यही गिवन में with a speed of 1 meter per second, और ये जो स्पीड है ये गिवन में है with respect to ground। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आती है। आगे क्या बोला है? पहला सवाल,
what is the speed of center of mass of the man trolley system before and after his jump? तो अगर आप गौर से देखोगे कि जब ये जंप करेगा, जितना फोर्स इसने ट्रॉली पे लगाया उतना ही फोर्स ट्रॉली इस पे लगाएगी, और हम ये बात कह सकते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी जीरो, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब चाहे पहले निकाल लो या बाद में निकाल लो, दोनों ही केसेस में हमारे पास सेम ही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगी। अब हमको ये बात दिख रही है कि 80 किलोग्राम प्लस 40 किलोग्राम ये दोनों इस तरफ जा रहे हैं विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालना बिफोर द कोलिजन या फिर बिफोर द जंप हमारे लिए आसान है। क्यों? क्योंकि ये भी 2 से जा रहा है, ये भी 2 से जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास भी 2 से जाएगा। देखा, इतनी सी बात थी, छोटी सी बात थी, लेकिन वो कहां कहां काम आ रही है। अदरवाइज आप क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते, चीजों को सॉल्व करते, थोड़ा सा टाइम तो जाता ही। ऐसे आप टाइम बचा सकते हो बड़े सवालों में। तो ये भी 2 से जा रहा है, ये भी 2 से जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास भी हमारे पास 2 से ही जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रॉली आफ्टर द मैन जंप? 40, 80, 1 मीटर पर सेकेंड और इनिशियली 2 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ द ट्रॉली हमने निकाल रखी है, कई बार निकाल रखी है, कोई बड़ी बात नहीं है। मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे। इनिशियल मोमेंटम 80 प्लस 40 इंटू 2, P इनिशियल इट इज इक्वल टू P फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? 80 प्लस 40 इंटू 2, और फाइनल मोमेंटम, ये जो स्पीड दे रखी है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है, पर इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होगा। फाइनल मोमेंटम विल बी माइनस 80। लेट्स से इसकी फाइनल स्पीड हो गई v इस डायरेक्शन में, तो प्लस 40 इंटू v। तो ये कितना हो जाएगा? 80 प्लस 40 120, 120 इंटू 2 इज 240, इट इज इक्वल टू माइनस 80 प्लस 40v। ये इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 320, इट इज इक्वल टू 40v। तो v की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। I hope this question is clear to you. Okay, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? What is the speed of center of mass after the man hits the ground and comes to rest? क्या बोला है कि 40 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, और ये यहां से कूदा 1 मीटर पर सेकेंड से, और ये इस तरफ जा रहा है अब 8 मीटर पर सेकेंड से। यस और नो? अब कूदने के बाद क्या हुआ कि ये यहां से कूदा और ग्राउंड पे टकरा गया और रेस्ट पे आ गया। तो जब ये रेस्ट पे आ गया उसके बाद मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये तो मेरे पास रेस्ट पे आ गया, तो इसका वेलोसिटी 0, तो वो टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए लिखूंगा 40 इंटू 8 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना हो जाएगा? 120। तो ये 0 से ये 0 गया, 4 1 जा, 4 3 जा, तो ये आ जाएगा 8/3 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास? क्या बोला है? What force is responsible for the change in velocity of center of mass? हमने ये बात देखी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास थी पहले 2, और अब हो गई हमारे पास कितनी? 8/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो चेंज आया ये किस कारण से आया? वो इस कारण से आया कि जब ये यहां से टकराया तो जो ग्राउंड होगा इसने इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाया होगा, जिसकी वजह से इसकी जो वेलोसिटी हुई होगी वो 0 हुई होगी। तो इस वजह से ये आया है ना। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो फ्रिक्शन फोर्स बोल लो या फिर ऐसे कह लो कि कांटेक्ट फोर्स, द करेक्ट आंसर वुड बी द कांटेक्ट फोर्स। एक नॉर्मल फोर्स भी लगाया होगा, तो नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ लगा होगा, जिसकी वजह से इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो गई, और इसी वजह से सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी हुई उसके अंदर चेंज आया। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए इसी सवाल का लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट क्या है? हाउ मच एनर्जी डिड द मैन एक्सपेंड इन जंपिंग?
अब ये सवाल लास्ट में कराने का मतलब क्या है कि जितने भी सवाल हमने किए हैं, चाहे वो कोई एक मैन हो जो प्लैंक के ऊपर चल रहा है, कोई एक मैन हो जो जंप कर रहा है, उन सारे सवालों के लिए भी ये वाला सवाल आ सकता है कि व्हाट विल बी द एनर्जी एक्सपेंड बाय द मैन, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द वर्क डन बाय मैन। तो सिंपल सा फंडा जो आपको लगाना है कि वर्क डन बाय मैन विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और कुछ तो हुआ नहीं, जितना भी वर्क डन हुआ बाय द मैन इट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इट इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर आप गौर से देखो तो इसके पास कितनी आई 1 मीटर पर सेकंड, और इसके पास कितनी आई 8 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू 80 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 40 इंटू 8 का स्क्वायर, दिस इज माय फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली दोनों वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 40 प्लस 80 इज 120 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4। अब चाहो तो उसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आए आप उसको लिख सकते हो। चलो कर ही देते हैं। ये कितना हो जाएगा 2 1 2 40 this is my 40 plus 2 1 and 2 20 8 8 64 64 into 20 it will be 1280 minus 60 6 4 24 240। ठीक है, तो ये देखो ये 1280 माइनस 240 प्लस 40 कितना हो जाएगा 1320 माइनस 240, तो ये कितना हो जाएगा 0 8 and 1 1180। I hope this question is clear to you. Okay, एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक लिख लेना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो। ये कितना हो जाएगा माइनस 240 प्लस 40 माइनस 200 1280 आना चाहिए ना। Yes, 1080, my mistake. This is 1080 joule. This would be the total work done. I hope this question is clear to you. Okay? तो आज के लिए इतना ही, बाकी और भी सवाल बनते हैं, काफी सारे सवाल बनते हैं, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर और उसके अगला वाला लेक्चर भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस्ड हो। तो देखेंगे एक एक चीज को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, पढ़ते रहिए।